उस नंबर पर कॉल करो, एक बार देखना लाइव आ रहा हूँ। हाँ भाई साहब, आ रहा हूँ क्या मैं लाइव? कॉल नहीं गई, अभी कॉल नहीं गई। आप पूछोगे, आवाज़ आ रही? तुम आगे पे देखो, तुमको जो दिया था मैंने उस पर देखना, आ रहा हूँ मैं लाइव, उसी पेज पे आ रहा हूँ। उसको लाइक कर लिए हो ना तुम? हेलो, सभी को नमस्कार। मानसी की आवाज़ आ रही है? सनिधाम परिवार में जुड़े सभी बुद्धिजीवी और सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो जुड़े हुए हैं कि एक व्याख्यानमाला का दौर इस कोरोना समय में काफ़ी चल रहा है, तो ऑनलाइन माध्यम से हम नए नए विषयों पे अपना व्याख्यानमाला चला रहे हैं। इसी क्रम में आज व्याख्यान का जो सौभाग्य मिला है वो शनिवार परिवार के द्वारा मुझे दिया गया है। उसके लिए मैं शनिधाम परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तो समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं विषय को शुरू करता हूँ। तो आज का जो व्याख्यानमाला का जो हमारा विषय है वो है कि भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें। ये विषय अपने आप में ही एक बहुत बृहद और बहुत विस्तृत विषय है, क्योंकि इतिहास भारत का बहुत विस्तृत है। विषय को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लें कि आखिर इतिहास की ज़रूरत समाज को क्यों पड़ती है, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता हमको क्यों होती है। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जो इतिहास होता है उसको भारत में या भारतीय साहित्य में, भारतीय उपनिषद वगैरह में पंचम वेद का दर्जा दिया गया है। जगह जगह आपको इतिहास के विषय में जानकारी मिलेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिदिन थोड़ा बहुत इतिहास का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। वही भगवान श्री कृष्ण ने भी इतिहास को ज्ञान का सर्वोत्तम मार्ग बताया है। तो ये जो विषय है कि भारतीय इतिहास में हमसे क्या क्या भूलें हुई, आखिर क्या वजह थी कि इतना बड़ा विशाल साम्राज्य वाला भारत, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाला भारत आखिर क्यों अनेक राज्यों में विभाजित हो गया। ये अखंड भारत क्यों खंड खंड हो गया। इन सभी भूलों को जो भारतीय राजाओं से हुई, जो भारतीय समाज से हुई, और जिस भूल का परिणाम पूरी भारतीय समाज को, पूरी भारतीय प्रजा को चुकाना पड़ा, इस विषय में आज हम अपनी बातें रखेंगे। तो सबसे पहले जो मेरी दृष्टि से जब मैं भारतीय भूल की बात करता हूँ किसी राजा द्वारा, तो मित्रों हम सभी सिकंदर के बारे में भली भांति जानते हैं। इतिहास में कथाकथित जो वामपंथियों ने इतिहास लिखा है या अन्य अन्य लोगों ने जो इतिहास लिखा है उसमें सिकंदर को महान बनाने की बहुत कोशिश की गई है। तो सिकंदर मैसिडोनिया का राजा फिलिप का पुत्र था। तो उसके मन में एक धारणा घर कर गई कि मुझे विश्व विजय करना है। तो इसी उद्देश्य के साथ सिकंदर ईरान को जीतता हुआ, यूरोप के यूनान के कुछ देशों को जीतता हुआ भारत की ओर
अग्रसर होता है इसी धारणा से कि अब मैं जो है भारत को विजयी करूंगा। इसी बीच जब उसको रास्ता नहीं मिल रहा था और तक्षशिला का राजा उस समय महाराज आम्भी हुआ करता था, लेकिन आम्भी का भारत में कुछ राजाओं से आपसी मतभेद के कारण, अपने व्यक्तिगत हित के कारण आम्भी ने अपने दूत के द्वारा सिकंदर को बुलावा भेजा कि सिकंदर आप भारत आएं, आप भारत पर आक्रमण करें, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपका पूरा समर्थन सेना से, सैन्य सामग्री से पूरा समर्थन हम आपका करेंगे। राजा आम्भी के साथ ही एक हिंदू कुश का राजा शशिगुप्त, उसने भी भारत पर जब सिकंदर आक्रमण करने आ रहा था तो सिकंदर का साथ दिया। मित्रों, आम्भी का सिकंदर को यूं बुलाना और शशिगुप्त का सिकंदर का साथ देना, ये एक भारतीय राजाओं की सबसे पहली या सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि इसके कारण सिकंदर को भारत में प्रवेश करने का और एक रास्ता मिल गया और वो सीधा बिना विरोध के अपने सीमाओं से होता हुआ भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर प्रवेश करने लगा। मित्रों, आम्भी के साथ देने का जो परिणाम हुआ तो ऐसा नहीं है कि सिकंदर का लोगों ने विरोध नहीं किया। अन्य जाति हुई जिन्होंने काफ़ी सिकंदर का विरोध किया और सिकंदर को कई जगह पे कहा जाता है कि जो गांधार का राजा था उसने भी सिकंदर से लगातार 30 दिनों तक युद्ध किया। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं जो भारतीय इतिहास में शामिल करनी चाहिए थी उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन सच यही है कि अनेक जातियों ने सिकंदर का विरोध किया, लेकिन चूंकि आम्भी का समर्थन उसको प्राप्त था, इस कारण सिकंदर की सेना में काफ़ी वृद्धि हुई और उसका मनोबल जो है बहुत बढ़ गया। तो कहते हैं कि जब शत्रु पे या शत्रु देश पे आक्रमण करना हो और शत्रु देश का कोई राजा अगर हमें मिल जाए तो फिर वहाँ शत्रु देश पे विजय प्राप्त करना आसान होता है, और वही सिकंदर के साथ हुआ। परिणाम ये हुआ कि भारत पे काफ़ी समय तक कुछ क्षेत्रों पे यवनों का राज स्थापित हो गया। और इतना ही नहीं मित्रों, सिकंदर ने अनेक एक मशक और क्षुद्रक एवं अश्वक जाति हुआ करती थी जो अपने संस्कृति को बचाने के लिए जानी जाती थी, जहाँ पे एक मतलब बोलते द्विशासन पद्धति स्थापित थी। वो लोग बुजुर्गों की अनुभव से, बुजुर्गों की समिति के द्वारा वह राज करते थे। सिकंदर ने ऐसी अनेक जनजातियों के गढ़ राज्यों को समाप्त किया और अनेकों लाखों लोग युद्ध भूमि में युद्ध करते करते अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु, अपनी प्रजा की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हुए। और मित्रों, इसके बाद में आम्भी की भूल ने काफ़ी सिकंदर को एक प्रोत्साहन दिया और हमारे कुछ क्षेत्रों पर विदेशी राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद में जब हम जिक्र आता है आचार्य चाणक्य, सभी भलीभांति परिचित हैं। तक्षशिला में एक आचार्य हुआ करते थे, एक शिक्षक हुआ करते थे। जब उन्होंने ये संकट देखा कि भारत में यवन, यूनानी आक्रमण कर रहे हैं और हमारी संस्कृति को वो कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्होंने इस व्यथा को वो द्रवित हो उठे और इस व्यथा को लिए वो मगध में आ गए। मगध में आकर उन्होंने धनानंद से कहा कि धनानंद, भारत में एक विदेशी आक्रांता या विदेशी आक्रमणकारियों ने प्रवेश कर लिया है और वो ब्यास नदी तक आ पहुंचा है। उन्होंने इस धनानंद के सामने काफ़ी प्रार्थनाएं की और कहा कि आप युद्ध में या भारत की रक्षा के लिए सिकंदर के विरुद्ध एक अभियान करें। लेकिन मित्रों, नंद वंशीय शासक धनानंद, जिसको एक इतिहास में एक अत्यंत अत्याचारी शासक बताया जाता है, जो निरंतर सुरा सुंदरियों में मग्न रहता था, भोग विलास में डूबा रहता था, उस व्यक्ति ने चाणक्य का अपमान करके इसको अनदेखा कर दिया। कारण रहा कि अनेकों वर्षों तक भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में यूनानियों का राज्य रहा और कहीं ना कहीं इससे हमारी संस्कृति का ह्रास
अवश्य हुआ। इसके बाद धनानंद को चंद्रगुप्त द्वारा रिप्लेस किया जाता है। फिर मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। आचार्य चाणक्य की सहायता से एक अखंड भारत का निर्माण भी होता है और चंद्रगुप्त अपने शौर्य से, अपनी वीरता से यवनों को बाहर धकेल देता है और शैल्यूकस जैसे जो उसका सिकंदर का सेनापति भी था उसको हरा देता है। इसके बाद में लगता है कि हाँ, भारत समृद्धि कर रहा है, भारत अखंड बन रहा है। लेकिन मित्रों, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का जैन पंथ के प्रति झुकाव हो जाता है। और मित्रों, इसके कारण जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जब मगध में एक भयंकर अकाल पड़ता है तो वो ऐसी स्थिति में, चूंकि उनका झुकाव हो चुका है जैन धर्म की तरफ, और जैन धर्म में खेती को भी एक हिंसा की दृष्टि से देखा जाता है, खेती को भी अवैध घोषित कर दिया जाता है। और कारण हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसा वीर शासक, एक महान सम्राट, राजपाट से त्याग के संन्यास ले लेता है। तो चंद्रगुप्त का जैन पंथ के प्रति जो ये झुकाव था, ये भी भारतीय इतिहास में कहीं ना कहीं एक भूल थी, जिसके कारण धीरे धीरे उस क्षण के लिए कुछ राज्य मौर्य साम्राज्य से अलग हो गए। उसके बाद मित्रों, अगर हम और भूल की बात करते हैं मौर्य काल में ही, तो फिर सम्राट अशोक का नाम हम याद आता है। सम्राट अशोक ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लगने लगा था कि भाई हाँ, भारत हर क्षेत्र में अब तरक्की करेगा, भारत परम वैभव पे पहुंचेगा। लेकिन अशोक का जो विवाह हुआ था वो विदिशा नामक विदुषी से हुआ था। विदिशा एक, जो आज विदिशा शहर है, वो विदिशा के ही नाम पे बसा हुआ है। वो विदिशा के एक श्रेष्ठी के पुत्री थी और अशोक का उसके प्रति घोर लगाव था। मित्रों, जब अशोक लगातार युद्ध करता रहा तो विदिशा जो है वो अशोक का त्याग करके अपने पुत्र महेंद्रा और अपनी पुत्री संघमित्रा को लेकर वो विदिशा चली गई। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। लेकिन जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो उसने देखा कि चारों तरफ खून खराबा, चारों तरफ सर के ढेर लगे हुए हैं, किसी का सर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है। ये देखकर अशोक द्रवित हो उठा और उसने युद्ध भूमि में तलवार का त्याग कर दिया और विदिशा के पास चला गया। उसको लगा, उसने कहा कि भाई विदिशा ठीक कहती थी कि जो राजपाट है वो शांति से ही चलाया जाना चाहिए, किसी की हत्या या किसी का युद्ध करना, ये भी उसने उसको अधार्मिक घोषित कर दिया। लेकिन मित्रों, यही सम्राट अशोक की सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि वो राज्य में एक उपयुक्त दंड विधान बनाए और बिना युद्ध किए एक बड़े साम्राज्य या एक अखंड भारत की कल्पना करना उस समय कोरी मूर्खता थी। तो कहीं ना कहीं अशोक का अहिंसावादी हो जाना, युद्ध नीति का त्याग कर देना, ये भारत को छोटे छोटे राज्यों में बांटने के लिए ले गए। परिणाम हुआ कि जो मौर्य साम्राज्य, जिसका साम्राज्य पूरब से लेके कर्नाटक से लेके और तमिलनाडु मदुरई तक था, वो साम्राज्य अब छोटे छोटे उसमें विघटित होने लगा। अनेक राज्य जो अब तक अशोक के डर से या मौर्य प्रशासन के डर से, मौर्य सेना के डर से एक जुट में, एक सूत्र में बंधे हुए थे, वो धीरे धीरे टूटने लगे। दूसरा, अगर हम अशोक की ही बात करें तो अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीति थी, HC राय चौधरी बताते हैं कि अशोक ने वैदिक परंपराओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने जो ये ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाई, इसके कारण मित्रों ब्राह्मण क्रांति हुई, जिसके कारण पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारकर एक ब्राह्मण शुंग वंश की स्थापना करी। तो एक कारण था अशोक का अहिंसावादी नीति अपनाना और अशोक का ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाना भारत के समाज में एक गहरा प्रभाव डाला।
और निरंतर भारत की प्रजा को जब अलग अलग बट गए तो निरंतर इसका जो संकट था वो झेलना पड़ा। इसके बाद जो हम एक भूल की बात करते हैं वो है मित्रों सिंध के राजा दाहिर सैन का मोहम्मद पैगंबर के वंशजों को शरण देना। मित्रों बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। कुछ इतिहासकारों ने लिख दिया कि भाई मीर कासिम ने जो भारत पे अटैक किया वो सोना लूटने के लिए किया, खजाना लूटने के लिए किया। ऐसा नहीं है मित्रों, ये कोरी कल्पना है। मित्रों जब हम तत्कालीन इतिहासकार या तत्कालीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि मोहम्मद पैगंबर के जो वंशज थे, मोहम्मद पैगंबर के जो नवासे थे, जब अरब में अब्बास खलीफा हजाज खलीफा बन गया तो उसने मीर कासिम जो उसका दामाद था खलीफा का, उसको भेजा कि जाओ आप ढूंढ के लाओ कि उसके मोहम्मद पैगंबर के जो वंशज हैं वो कहाँ छिप गए हैं, उनको समाप्त करो। लेकिन मित्रों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति रही है वो वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसी का फायदा आक्रांताएं लेते आए या अन्य संप्रदाय के लोग लेते आए। कारण जब मोहम्मद पैगंबर के वंशज राजा दाहिर के पास शरण लेने के लिए आए तो सनातन संस्कृति के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम जैसी संस्कृति का अनुसरण करते हुए राजा दाहिर ने उन्हें शरण दी और उसका परिणाम हुआ कि मीर कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर दिया। मित्रों उसके बाद भी राजा दाहिर ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि भाई मैं अपनी संस्कृति को कोई आंच नहीं आने दूंगा और वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ और फिर मीर कासिम ने मोहम्मद पैगंबर के वंशजों को भी मार दिया। मित्रों इसका परिणाम बड़ा भयानक हुआ। मीर कासिम ने अनेकों नरसंहार किए, अनेकों भारतीय नारियों के साथ बलात्कार हुए, अनेक भारतीय नारी चली गई। अगर राजा दाहिर किसी अन्य मजहब के लोगों को भारत में शरण ना देते या जान लिए होते कि भाई इसको शरण देना हमारी संस्कृति पर चोट पहुंचा सकता है, हमारी प्रजा को एक गर्त में धकेल सकता है, तो आज भारत में अरब आक्रमण कहीं ना कहीं रुक जाते। मित्रों उसके बाद में लगातार जब अरबों को पता लगा कि भाई हिंदुस्तान में भारत में अन्य बहुत सोना है तो वो लगातार भारत पर आक्रमण करते रहे। और ये मीर कासिम या राजा दाहिर का मोहम्मद पैगंबर के वंशजों को शरण देना एक भयंकर भूलों में इसको काउंट किया जाता है। अगर वो शरण ना दिए होते तो मीर कासिम भारत पर आक्रमण नहीं करता, और मीर कासिम अगर भारत पर आक्रमण नहीं करता तो जो अन्य अरबी आक्रमणकारी सुबक्तगीन हुआ, महमूद गजनबी हुआ, ये भारत पे इनको पता नहीं लगता कि भाई भारत में इतना खजाना है, हमें भारत पे आक्रमण करना चाहिए। इसके बाद जो एक सबसे भयंकर भूलों में गिना जाता है वो सभी जानते हैं कि भारतीय राज्य और भारतीय राजा आपसी मतभेद के कारण, अपने व्यक्तिगत हित के कारण अलग अलग साम्राज्यों में बटे हुए थे। और मित्रों यही कारण हुआ जब पृथ्वीराज चौहान राजा बने तो मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपनी युद्ध नीति का पालन करते हुए कि भाई हमें भागते हुए पे आक्रमण नहीं करना है, हमें सूर्योदय के बाद युद्ध नहीं करना है, मोहम्मद गौरी को 16 बार, एक बार नहीं मित्रों 16 बार माफ कर दिया। और ये तत्कालीन ग्रंथों, चाहे वो पृथ्वीराज विजय हो, चाहे वो प्रबंध चिंतामणि हो, ये उसमें उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पूरे 16 बार माफ कर दिया, जो पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मित्रों परिणाम यह हुआ कि जब 17वीं बार मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने आया तो पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। उस पराजित होने के भी कई कारण थे। मित्रों इसमें हम जिक्र करते हैं पृथ्वीराज चौहान के, तो उसके जो दरबारी कवि है वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के मन में एक विश्व विजय जैसी कोई भूत या कोई एक धारणा घर कर गई थी। उसके मन में आने लगा था कि मैं विश्व विजय करूंगा, और यही कारण हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने आपसी जो अपने पड़ोसी राज्य थे
उन पे आक्रमण कर दिए। एक के बाद अनेक पृथ्वीराज चौहान ने आसपास के सारे राज्य जीत लिए। उसी में से एक राज्य चंदेल राज्य था, उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। चंदेल राज, उस समय चंदेल राज परमारी देव हुआ करते थे। मित्रों, पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए चंदेल वंश के राजा परमारी देव के युद्ध की घोषणा कर दी। कारण हुआ कि एकाएक दोनों सेनाएं, राजा परमारी देव में की जो सेना थी उसमें 4 बड़े वीर थे। मित्रों, अगर वो पृथ्वीराज चौहान के साथ मिले होते या पृथ्वीराज चौहान उनसे संधि किए होते तो शायद आज भारत पे इस्लाम धर्म का स्थापना, इस्लाम साम्राज्य की स्थापना ही ना हुई होती। उसके जिन संदर्भ के माध्यम से मैं ये बात कह रहा हूँ, तो जो बुंदेलखंड के जो चारण हैं वो कहते हैं कि दोनों सेनाएं जब यमुना के किनारे आ गईं और दोनों सेनाओं में परमारी देव की जो सेनापति थे वो आला थे, आला की सेना और पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे वो चामुंडा राय थे। दोनों की सेनाओं में घनघोर युद्ध होने लगा और युद्ध इतना भयंकर था कि जो उसके चारण हैं वो लिखते हैं कि ऊदल जब युद्ध कर रहा था तो ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान को घायल कर दिया। उसके बाद एकाएक तमाम सेनापतियों ने जो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से युद्ध कर रहे थे उन्होंने ऊदल को घेर लिया। और लेकिन ऊदल भी आज अपने स्वार्थ पे था, लग रहा था कि वो आज वीर गति को प्राप्त होने ही आए हैं। तो बड़ा एक चारण, जो ओरल हिस्ट्री जिसको कह सकते हैं हम, बुंदेलखंड में आला गाए जाते हैं, वो कहते हैं कि घोड़ा बिचला था ऊदल का जिसमें बहे हजारों ज्वाल, आदि जमुना में पानी वहे आदि वहे रक्त की धार, आदि जमुना में पानी वहे आदि वहे रक्त की धार, एक को मारे दुई मर जाए तीजो खौफ खाए मर जाए, बड़े लड़ैया महुआ वाले इनकी मार सही ना जाए। मित्रों, ऐसे वीर पुरुषों से बैर करके पृथ्वीराज चौहान ने जो भूल की वो इतिहास में क्षमा नहीं की जा सकती। पृथ्वीराज चौहान इनके साथ मिलकर अगर राज्य करते, इनको एकजुट करके अगर राज्य करते तो निसंदेह मोहम्मद गौरी जैसा एक छोटा शासक, छोटे से शहर का शासक दिल्ली विजय नहीं कर पाता। और मोहम्मद गौरी के विजय के बाद हम सभी जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की आपसी मतभेद के कारण या अन्य राजाओं की आपसी मतभेद के कारण भारत में इस्लाम साम्राज्य का स्थापना हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और लगातार फिर इस्लाम का उदय भारत में होता रहा। ये एक पृथ्वीराज चौहान की भूल थी, या ये कहें कि हमने अपनी संस्कृति का ओर ना ओढ़ के दुश्मनों को माफ किया और इसके कारण हमारी जो भारतीय प्रजा थी वो कहीं ना कहीं एक अंधेरे में चली गई। उसके बाद मित्रों, जब मुगल काल में हम आते हैं, हमें एक बार नहीं मित्रों, हमने अनेकों भूल की जिसके कारण आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। राणा सांगा ने आपसी मतभेद के कारण बाबर को निमंत्रण दे दिया। बाबरनामा में तुजुके बाबरी में बाबर लिखता है कि मुझे संग्राम सिंह ने बुलावा भेजा था, इसीलिए मैं भारत पे अटैक करने आया। तो मित्रों, संग्राम सिंह का बाबर को निमंत्रण देना संग्राम सिंह की सबसे बड़ी भूल थी। परिणाम आप सभी जानते हैं कि बाबर जब भारत में आया तो उसने अनेक राज्य जीते और तमाम हिंदू राजाओं के, हिंदू वीर पुरुषों के, हिंदू सैनिकों के उसने सर कटवाए और उन सर की उसने मीनार बनवाई। अनेक वीर गति को प्राप्त हुई, अनेक माताएं विधवा हुई, अनेक बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ गया, अनेक माओं की गोदें सुनी हुई। ये सब परिणाम राणा सांगा की भूल के कारण हुआ मित्रों। इसके बाद हम इसके बाद भी नहीं सुधरे। इसके बाद जब शेरशाह सूरी ने, अफगान राजा ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में खदेड़ दिया। मित्रों, हुमायूं भागते भागते अमरकोट जाता है। अमरकोट के राजा भलीभांति जानते हैं कि मुगल भारत में स्थापित हो चुके हैं और ये हमारी संस्कृति को
कहीं ना कहीं क्या पूरे बहुत हद तक छिन्न भिन्न करने पे लगे हुए हैं। अमरकोट के राजा बीरसाल, राणा बीरसाल ने ये सब जानते हुए भी हुमायूं को शरण दी। मित्रों, उसी अमरकोट के किले में कथा कथित कुछ इतिहासकार अकबर को महान लिखते हैं। मुगल साम्राज्य की जिसने एक स्थापना की और उसका चरम उत्कर्ष मुगल अकबर के काल में हुआ, उस अकबर का जन्म हिंदू राजा राणा बीरसाल के हुआ। मित्रों, अगर राणा बीरसाल हुमायूं को शरण ना दिए होते तो शायद भारत में फिर ये मुगलों का नाटक या भारत के रंगमंच पे मुगलों का साम्राज्य स्थापित नहीं होता। ये राणा बीरसाल की सबसे बड़ी भूल थी। मित्रों, उसके बाद में मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने बड़ी कोशिश की कि मैं मुगलों को यहाँ से खदेड़ दूंगा, लेकिन महाराणा प्रताप ने भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी, हालांकि उन्होंने अपना साम्राज्य बाद में जीत लिया, इसमें कोई सही नहीं, दो राय नहीं है, बहुत अच्छा बढ़िया उन्होंने काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके और अपना साम्राज्य जीता, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय अगर हम एक हुए होते, अगर आपसी राजाओं में बैर नहीं होते तो हम मुगलों को तब भी खदेड़ सकते थे, तब भी हम इतने शक्तिशाली थे। लेकिन जब मान सिंह मिलने जाता है महाराणा प्रताप से, तो महाराणा प्रताप चाहते तो मुगलों की तरह डिप्लोमेसी खेल सकते थे, अपनी एक नीति के द्वारा, एक कूटनीति के द्वारा मानसिंह को अपनी तरफ मिला सकते थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने मानसिंह से मिलने से ही मना कर दिया। कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लेकिन मित्रों उसके बाद में हल्दी घाटी में अनेक वीर हमारे शहीद हुए, अनेक वीर हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद में जब हम आते हैं तो ये भूल थोड़ी सी मध्यकालीन में रही, जिसके कारण भारत में विदेशी मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, इस्लाम का उदय हुआ और हमारी संस्कृति को खंड खंड किया गया। उसके बाद में हम आते हैं आधुनिक भारत में, समय की चूंकि समय सीमित है तो कुछ भयंकर भूलें होंगे, हम काउंट गिरेंगे। और 18 अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो उसमें 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, उसमें भी हम नहीं सुधरे, उसमें भी हमने अपने जो भारतीय राज्य थे उनका साथ नहीं दिया और सदाशिव राव का साथ देने की बजाय कुछ राजाओं ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। मित्रों, सदाशिव राव ने, जो उस समय पेशवा हुआ करते थे मराठा साम्राज्य के, पेशवा के सेनापति थे सदाशिव राव, बाजीराव उस समय पेशवा थे। तो मित्रों सदाशिव राव ने संधि की मथुरा के जाटों के साथ, लेकिन जाटों ने कहीं ना कहीं वहां पे अहमद शाह अब्दाली के साथ संधि कर ली और वो इस युद्ध से पूरी तरह तटस्थ रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत पे फिर से जो कि मराठे या हिंदू राज्य स्थापित हो सकता था वो नहीं हो पाया। उसने ये तय नहीं किया कि भारत पे कौन राज करेगा, लेकिन ये अवश्य तय कर दिया कि भारत पे कौन राज नहीं करेगा। और पूरी तरह से ब्रिटिश शक्ति के सामने, यूरोपीय शक्ति के सामने भारतीय राजाओं ने अपनी निर्बलता प्रदर्शित कर दी। कारण कि भारत में अब यूरोपीय शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। उसके बाद मित्रों जब हम ब्रिटिश शासन के गुलाम हो गए, अनेक राजा ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए, उसके बाद एक योजना नाना साहब ने एक संगठन बनाया और बोला कि अब हम जो क्रांति करेंगे वो 1857 में होगी। मित्रों 1857 की क्रांति या कहें महासमर एक योजनाबद्ध क्रांति थी। ये तय हो चुका था कि पूरे भारत में 31 मई को एक साथ क्रांति होगी, लेकिन उसी समय एक भूल हुई। मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने जो बैरकपुर में तैनात थे, उनसे एक छोटी सी भूल हुई। बैरकपुर में जब ये पता लगा उस समय मंगल पांडे को कि भाई जो ये नई राइफल एनफील्ड राइफल आई है, इसमें जो कारतूस हैं वो गाय की चर्बी से बनते हैं, तो मंगल पांडे को संदेह हुआ। कलकत्ता के एक व्यक्ति ने कलकत्ता की कोठरी में जाके
एक जो कारखाना था उसमें दिखाया और बात सही साबित हुई कि भाई जो ये कारतूस बन रहे हैं ये आपके गाय की चर्बी से बन रहे हैं। मित्रों, मंगल पांडे का गुस्सा 7वें आसमान पे कूद गया। जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जिस गाय हमारी आस्था का प्रतीक है, उस गाय का काटा जाना मंगल पांडे के लिए असहनीय था। मित्रों, जब परेड हो रही थी तो जनरल ह्यूसन से मंगल पांडे ने 2 बार 3 बार पूछा कि कैप्टन साहब, ये जो कारतूस हैं क्या इनमें गाय की चर्बी मिलती है? कैप्टन साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और मंगल पांडे आक्रोश में हो गए और उन्होंने 27 मार्च 1857 को जनरल ह्यूसन को गोली मार दी। जनरल ह्यूसन ढेर हो गए। उसके बाद में एक और कप्तान था बाग, जनरल बाग भागा हुआ आया, मंगल पांडे ने उसको भी गोली मार दी, वो भी घायल हो गया। उसके बाद में एक और अंग्रेज अधिकारी था, वो भी आया, मंगल पांडे ने जो बंदूक के आगे जो नोक लगी हुई होती है उसको उससे घायल कर दिया। और मंगल पांडे ने आह्वान किया बैरकपुर में ही सभी सैनिकों से कि भाई जब मैं अकेला 3 अंग्रेजों को मार सकता हूं तो हम तो इतने हैं, और अंग्रेज तो पूरे भारत में मात्र उस समय संख्या 52,000 थी। लेकिन चूंकि क्रांति की जो तारीख थी वो 31 मई तय थी, तो कुछ सैनिक असमंजस में हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि हम मंगल पांडे की बात सुने या तात्या टोपे और नाना साहब की बात सुने। मित्रों, मंगल पांडे द्वारा समय से पूर्व 1857 की क्रांति को शुरू करना हमारी एक भयंकर भूल थी। उस समय अगर हम चाहते तो हम अपने देश को स्वतंत्र करा सकते थे और दोबारा से एक सनातन साम्राज्य की स्थापना कर सकते थे। और यही भूल नहीं थी मित्रों। जब 1857 की क्रांति हो गई, अगर योजना के तरीके से एक ही दिन क्रांति होती तो अंग्रेजों के लिए उस आंदोलन को कुचलना बहुत भारी होता, बहुत भयंकर हो जाता, वो नहीं कुचल पाते। लेकिन जब ये आंदोलन अलग अलग समय में अलग अलग जगह स्टार्ट हुआ, क्रमबद्ध तरीके से हुआ, तो अंग्रेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का मौका मिल गया और उन्होंने आसानी से इस आंदोलन को दबा दिया। दूसरी 1857 की जो सबसे बड़ी भूल थी वो थी भारतीय राजाओं का अंग्रेजों को साथ देना। मित्रों, उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का, या कहें ब्रिटिश गवर्नर, वो कैनिंग था। तो कैनिंग कहता है कि इस समय अगर सिंधियाओं ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो इतनी जोर की आंधी आई थी, इतनी जोर का तूफान आया था कि वो एक झटके में कंपनी राज्य को उड़ा ले जाता, कंपनी राज्य को भस्म कर देता, कंपनी राज्य समाप्त हो जाता। भारतीय राजाओं का यूं 1857 जैसी बड़े समर में अंग्रेजों का विदेशी लोगों का साथ देना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भूल थी, जिसकी कीमत हमको लगभग 90 वर्षों में चुकानी पड़ी। इसके बाद मित्रों एक भूल नहीं हुई। 1805 में लाहौर की संधि हुई। अगर 1805 में होलकर, सिंधिया, सिख, महाराणा रणजीत सिंह एक हुए होते तब भी हम इतने सक्षम थे मित्रों कि अंग्रेजों को एक झटके में, हम यूरोपियों को एक झटके में हम धकेल सकते थे। लेकिन हमारी आपसी जो हमारे व्यक्तिगत जो कारण थे, हमारे व्यक्तिगत जो हित आपस में टकरा रहे थे, इस कारण हमारा खोखला स्वार्थ, हमारा खोखला राष्ट्रवाद, ये जो उस समय पे पनपा कि भाई हमारा जो ये खोखला क्षेत्रवाद था, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत विध्वंसक साबित हुआ। इसके बाद में मित्रों हम आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक भारत में हम गांधी जी की कुछ भूलों पे जाएंगे। मित्रों, 1920 में हम सभी परिचित हैं कि गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने घोषणा की, जब नागपुर में इसको एक्सेप्ट किया गया कि 1 साल के अंदर अंदर हम खुद का स्वराज्य ले लेंगे, भारत को आज़ाद करा लेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी, जो मैं गांधी जी की भूल मानता हूं उसको, मेरे अनुसार गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन चल रहा था टर्की में,
और उस आंदोलन का नेतृत्व जो टर्की में कर रहे थे वो टर्की के दो भाई, जिनको अली ब्रदर के नाम से इतिहास में जाना जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों जिहादी थे। मित्रों, यहां पे हमें पहले खलीफा शब्द का अर्थ समझने की आवश्यकता है। खलीफा शब्द का अर्थ होता है कि पूरी पृथ्वी पे सिर्फ अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करना, यानी नज्म उल खलीफा, यानी जो भी है वो सब खलीफा रहेगा, यानी पृथ्वी पर जो भी चलेगा वो ईश्वर की सत्ता यानी कुरान की आयत हदीस के अनुसार चलेगा। ये बात गांधी जी को क्यों समझ में नहीं आई? आखिर क्यों वो शौकत अली के सामने गिड़गिड़ाए और बोला कि भाई आपके बिना, आपके सहयोग के बिना भारत आजाद नहीं हो सकता है। हिंदू मुस्लिम को सहयोग करना एक अलग बात है, लेकिन खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन में मिला देना, यानी कि वो गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि भाई वो एक अलग संप्रदाय से आ सके। इसका कारण मित्रों यही था। भले ही लोग माने कि गांधी जी जो है बहुत अच्छे व्यक्ति थे, नो डाउट उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए, उनकी चर्चा भी की जा सकती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी जी ने इतनी भयंकर भूलें की कि जिसका परिणाम भारत को बहुत आज तक भुगतना पड़ रहा है। आखिर क्या जरूरी थी कि खिलाफ गांधी जी क्यों नहीं समझ पाए कि खलीफा का अर्थ गांधी जी नहीं समझ पाए? ये बहुत शर्म की बात है अपने आप में। लेकिन मित्रों, उसके बाद जब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, एक बढ़िया एक जनमानस पूरा इसको जन आंदोलन, एक जन का पूरा समर्थन मिला और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। जगह जगह लोगों ने गांधी जी की योजना के अनुसार विदेशी वस्त्रों का त्याग किया, वकीलों ने कोर्ट जाना छोड़ दिया, अध्यापकों ने स्कूल छोड़ दिए, छात्रों ने अपना समय आंदोलन में लगा दिया, अपना विद्यार्थी जीवन त्याग दिया। लग ही रहा था मित्रों कि देश अब आजाद हो जाएगा, जगह जगह लोग विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे। लेकिन उसी समय एक घटना गोरखपुर में होती है मित्रों। उसमें गोरखपुर में जब घटना हुई तो उसमें पहला जो क्रिया थी वो अंग्रेजी सिपाहियों के द्वारा हुई। उन्होंने कुछ जो आंदोलनकारी थे उन पर गोलियां चलाई। अब ऐसा कौन सा नियम है मित्रों कि शत्रु हम पे प्रहार करे और हम उसको सामने प्रहार ना करें? लेकिन चूंकि भारत के वीर थे, उन्होंने पलट कर प्रहार किया और उन्होंने पूरे के पूरे थाने को जला दिया। तो मित्रों, गांधी जी का कथन आता है कि ये जो आंदोलन है, अभी भारत जो है वो स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं है। ऐसे समय में जब पूरा भारत गांधी के साथ खड़ा था, अंग्रेज खुद मानने लगे थे कि अब भारत से जाना हमारा तय है, हमारा बोझा बिस्तर बांधने का समय आ गया है। ऐसे समय में गांधी जी ने 20 फरवरी 1922 बारदौली को ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी की पूरे देश में जमकर आलोचना हुई और ये गांधी जी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका परिणाम हमें 1947 में चुकाना पड़ेगा। इसके बाद गांधी जी की अन्य भूलों पे हम चर्चा करेंगे। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति, एक महान देशभक्त जो अपने दम पर कांग्रेस में अपनी पकड़ बनाए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, गांधी जी ने उनसे इस्तीफा दिलवा लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी भैया गांधी जी की, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति से, जिसको पूरे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त है, गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा दिलवाया। परिणाम ये हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत तक चले गए। और इतना ही नहीं मित्रों, उसके बाद में भी सुभाष चंद्र बोस बैठे नहीं, वहां जाके उन्होंने आजाद हिंद फौज का जो गठन मोहन सिंह ने कर चुके थे उसका नेतृत्व संभाला और भारत को आजाद कराने का प्रयास किया। तो गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कभी समर्थन नहीं किया, बल्कि जब उनसे बात हुई तो वो बोलते हैं, गांधी जी एक अपनी गांधी जी पत्र में लिखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो हमारे परिवार का एक बिगड़ैल बच्चा है जो अपने आगे किसी को नहीं जानता है। देश को आजाद कराना, देश को अपने दम पर खड़ा करना, देश के लोगों का शौर्य जगाना, क्या ये कोई बिगड़ैल व्यक्ति कर सकता है मित्रों? तो ये गांधी जी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा दिलाना, ये एक बड़ी भयंकर भूल थी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं
1947 की, जब देश आज़ाद हुआ। मित्रों, गांधी जी की जो सबसे बड़ी भूल थी, गांधी जी कहते थे कि मैं अहिंसावादी हूं। चलो मान लेते गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन मित्रों आपको ध्यान होगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो गांधी जी ने बिहार में जाकर लोगों से रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के कि भैया तुम अंग्रेजों की तरफ से लड़ो और अंग्रेजों के लिए युद्ध करो, इससे हमें लाभ होगा। क्या वो हिंसा नहीं थी? क्या उस समय हम किसी का खून नहीं बहा रहे थे? लेकिन हम अंग्रेजों के लिए लड़ते हैं तो वो धर्म युद्ध हो जाता है, और वहीं हम अपने खुद के देश के लिए लड़ते हैं, खुद के देश के लिए क्रांति करना चाहते हैं, तो गांधी जी उसके लिए परित्याग कर देते हैं। और यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का भी कोई प्रयास नहीं किया। गांधी जी भगत सिंह को एक मतलब कांग्रेसी जो लोग थे ये भगत सिंह को मतलब आतंकवादी की दृष्टि से देखते थे। कुछ वामपंथी इतिहासकार थे जो भगत सिंह को आतंकवादी लिखते भी हैं। तो ऐसे क्रांतिकारियों के प्रति गांधी जी का तटस्थ रहना कहीं ना कहीं गांधी जी की बहुत बड़ी भूल थी। उसके अलावा जिन्ना के सामने गांधी जी का एकदम समर्पण कर देना। मित्रों सभी जानते हैं जिन्ना मुस्लिम लीग को चलाते थे और मुस्लिम लीग के एक सदस्य भी थे और एक अधिकारी भी थे मुस्लिम लीग के। उसके बाद गांधी जी वो जानते हैं कि भाई मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या है। मुस्लिम लीग का उद्देश्य भारत का विभाजन करो, धर्म के आधार पर बांटो, काफिरों को काटो। उसके बाद भी गांधी जी ने मोहम्मद जिन्ना के सामने गांधी गिड़गिड़ाते हैं कि जिन्ना भारत का बंटवारा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि भाई, गांधी जी कहते भी हैं कि भाई भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पे होगा। लेकिन उसके बाद गांधी जी विभाजन को सहज स्वीकार भी कर लेते हैं। जिस समय विभाजन हो रहा था उस समय गांधी जी कोलकाता में जाकर बस जाते हैं। तो ऐसा कौन सा कारण था कि गांधी जी एक विशेष संप्रदाय के सामने इतना झुक गए? गांधी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या जब अंबेडकर अब कुछ मांगे रखते हैं तो उनके सामने गांधी जी आमरण अनशन कर देते हैं। कौन सा कारण था मित्रों? ऐसी कौन सी कमजोरी थी गांधी जी की कि गांधी जी ने कभी जिन्ना के सामने अनशन नहीं किया? गांधी जी ने कभी नेहरू के सामने अनशन नहीं किया। नेहरू जैसे व्यक्ति को, जिसका भारत में रहन सहन या भारत की संस्कृति से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, जिसका जो परिवेश था वो पश्चिमी देशों से प्रभावित था, ऐसे व्यक्ति को गांधी जी ने उत्तराधिकारी बना दिया। नेहरू से योग्य कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। गांधी जी ने उनको कभी उत्तराधिकारी के लिए क्यों नहीं चुना? ये गांधी जी की एक भूल थी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी जो थे वो व्यक्तिनिष्ठ हो गए थे, और ये गांधी जी की भूल का कारण हुआ कि भारत का विभाजन हुआ। गांधी जी द्वारा दी गई शैली, गांधी जी द्वारा खिलाफत को दिया गया सहयोग, खिलाफत को भारत में लेके आना, टर्की में आंदोलन चलाते वो, लेकिन गांधी जी उसको भारत में लेके आ गए। ये गांधी जी की भूल थी। कारण मित्रों भारत का विभाजन हुआ, और विभाजन रहने के बाद भी जो सबसे बड़ी भूल थी, जब विभाजन धर्म के आधार पर हुआ तो भैया भारत हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हुआ? एक को तो आपने इस्लाम राष्ट्र बना दिया और दूसरे को धर्मशाला। ये कहाँ की नीति है? ये कहाँ का न्याय किया गांधी जी या नेहरू जी? तो मित्रों कहीं ना कहीं ये गांधी नेहरू की जो भूल है, ये भारत को आज तक गर्त में धकेले हुए है। हम सभी जानते हैं कि इस बंटवारे के कारण कितने हिंदू, कितने कश्मीरी आम हमारे जो लोग हैं वो इधर उधर भटके। मित्रों गांधी जी की इन भूलों का परिणाम भारत आज तक भुगत रहा है। कुछ बात मित्रों हम गांधी जी के इतिहास, भारतीय इतिहास लेखन पर करना चाहेंगे कि हमारी जो सबसे बड़ी भूल है, हम स्वयं की भूल पे आते हैं, वो ये रही कि हमने कभी अपना जो अध्ययन था वो प्राथमिक स्रोत के आधार पर किया ही नहीं। जो वामपंथी इतिहासकारों ने लिख दिया, जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने लिख दिया, उसको हमने सहज स्वीकार कर लिया और उसको हम बड़ा चढ़ाकर बताने लगे और हम उसे एक्सेप्ट करने लगे। उसी से एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने बताऊंगा कि हम बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं कि लाल किले को शाहजहां ने बनवाया था, जबकि पृथ्वीराज विजय में जिक्र आता है कि चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान यमुना के किनारे राज्य करते हैं और उस एक जो किला है उसको लाल कोट के नाम से जाना जाता है। ये वही लाल किला है मित्रों। लेकिन हमने स्वीकार किया कि शाहजहां ने बनवाया था।
हमने इसी पे कभी कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन PN ओक की पुस्तक भारतीय इतिहास की भयंकर भूलों में उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई किया है कि भाई आखिर लाल किला जो है वो शाहजहां ने तो नहीं बनवाया था। इसके बाद मित्रों एक घटना आती है, पदावी सीतारमैया, जो पदावी सीतारमैया थे, इन्होंने एक उस समय पे लिखा कि औरंगजेब की एक घटना है जो काशी विश्वनाथ मंदिर से संबंधित है, कि औरंगजेब जब उड़ीसा जा रहे थे या जा रहा था तो वो बनारस में विश्राम करने के लिए रुकते हैं, और उसी समय जब काशी विश्वनाथ के दर्शन करने रानियां जाती हैं तो एक रानी वहां से गायब हो जाती है। जब उस रानी को खोज होती है तो वो रानी जो है काशी विश्वनाथ के तय खाने में मिलती है नग्न अवस्था में। मित्रों पदावी सीतारमैया लिखते हैं कि वहां के पंडों ने बीकानेर की महारानी के साथ बलात्कार किया था। कोई तत्कालीन इतिहासकार, कोई तत्कालीन स्रोत इसका कोई जिक्र नहीं करता कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन पदावी सीतारमैया ने लिखा। और मित्रों इस बात को कमलेश्वर शूद्र ने उन्होंने एक उपन्यास लिखा, कितने पाकिस्तान, उसमें छापा, और ऐसी पुस्तक को भारत में एक साहित्य में अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। शर्म की बात है मित्रों कि ऐसी पुस्तकों में ऐसे लेख लिखने वाले जिनका दूर दूर से जिनकी कोई कल्पना की गई हो, ऐसी बात को हम सहज स्वीकार करते हैं और बनारस के पंडों को हम गाली देने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी भूल थी मित्रों। लेकिन जो इतिहास की भूलें हैं, आज हमको एक उससे सीखने की आवश्यकता है। अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं लास्ट में बस यही सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, या एक जो भारतीय इतिहास के आधार पर जो हमने सीखा कि कहीं ना कहीं आज भी हम उन्हीं वामपंथी इतिहासकारों को पढ़ के और अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं जो जिसमें कोई कल्पना लिखी गई है। मार्क्सवादी इतिहासकार आर्थिक आधार पर लिखा गया है, वहाँ हमारी संस्कृति की कोई बात नहीं की गई, हमारे समाज की कोई बात नहीं की गई है, और उसी इतिहास को हम पढ़ के हम अपने भारत की जो साम्राज्य था, भारत की जो संस्कृति थी, उसको कबीलों का राजा मान लेते हैं। मित्रों इतिहास में जो भूलें हुई और जिनके कारण भारत को आज तक कहीं ना कहीं एक गृह युद्ध में धकेल दिया गया है, हमें सीखने की जरूरत है। ये सारी भूलें और सारा जितना भी बदलाव हुआ, साम्राज्य में बदलाव हुआ, संस्कृति में बदलाव हुआ, ये हमारे आपसी मतभेद के कारण हुआ। अब यही इसी उद्देश्य के साथ और यही आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि इन भूलों से हम आगे इतिहास में सीखेंगे कि भाई आगे हम ऐसी कोई भूल ना करें जिससे आने वाली पीढ़ी हमसे ये पूछे कि जिस समय भारत दोबारा बट रहा था या हमारी संस्कृति का नाश हो रहा था, उस समय हम क्या कर रहे थे। हमें एकजुट होने की जरूरत है, हमें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साबित करने की जरूरत है, हमें जाति में ना बट के सिर्फ एक सनातन संस्कृति में एक सूत्र में एक होने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं के कुछ प्रश्न आए हैं शायद कमेंट बॉक्स में, तो एक बार मैं उनको जवाब दे देता हूं। मित्रों एक दीपक गोस्वामी जी का आया है, वो कह रहे हैं कि लेकिन भाई साहब जब पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को माफ किया, इसी गलती के कारण उनका नाम भी इतिहास में अभी तक याद किया जाता है। नहीं दीपक गोस्वामी जी, पृथ्वीराज चौहान को गलती के कारण याद नहीं किया जाता है। ये तो वो इतिहासकार याद कर रहे हैं जो इतिहासकार पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते नहीं। पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ उसकी भूल के कारण ही नहीं या गौरी को माफ करने के कारण याद नहीं किया जाता। पृथ्वीराज चौहान को याद किया जाता है अपनी शक्ति के कारण, अपने शौर्य के कारण, कि उन्होंने अपनी संस्कृति के लिए अपने कितना कुछ किया, और एक वीर योद्धा के कारण। पृथ्वीराज चौहान की अनेक घटनाएं हैं जिसका जिक्र मैं अभी करना चाहूँगा। पृथ्वी उस समय का इकलौता सम्राट जिनको शब्द वेदी वाहन विद्या आती थी वो पृथ्वीराज चौहान थे। अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मार दिए होते बजाय माफ करने के, तो मैं समझता हूं कि पृथ्वीराज चौहान को भारतीय इतिहास में अनेक महान पुरुष के रूप में देखा जाता और अनेक उनकी ख्याति अनेक ज़्यादा होती हमारे समाज में भी और हमारे इतिहास में भी। माफ करना
कोई धर्म का काम नहीं होता है। क्षमा करना, शत्रु को एक बार क्षमा कर दिया, 2 बार क्षमा कर दिया, लेकिन 16 बार क्षमा करना ये कोई महानता का काम नहीं है। ये एक भूल है, भूल ही नहीं, इसको एक बड़ी मूर्खता के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। तो और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक, आप सभी ने मुझे सुना, आपका सभी का बहुत बहुत